नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार शर्मा। आज आपको बड़ी खुशी होगी ये जानकर के कि मैं पीजीजीएमसी और एमएजीएमसी के प्रैक्टिकल फोल्डर आपको कैसे तैयार करना है उसके बारे में वीडियो दे रहा हूँ। मैंने अक्सर विद्यार्थियों को इस समस्या से जूझते हुए देखा है और मैं स्वयं भी इसका साक्षी रहा हूँ। पीजीजीएमसी करते वक्त मुझे कोई गाइडलाइन कहीं से प्राप्त नहीं हो रही थी कि फोल्डर कैसे तैयार करना है, न्यूज एंकरिंग कैसे करनी है, एक समाज सेवा के ड्यूरिंग में इंटरव्यू कैसे तैयार करना है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने जो स्वयं फोल्डर तैयार किया था उसी सभी की वीडियो ज्यों की त्यों आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए एक ये अनुभव अच्छा रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना फोल्डर या प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर पाएंगे। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मुझे 96 नंबर्स आउट ऑफ 100 मिले थे। आप 100 में से 100 भी ले सकते हैं अगर आप इन सभी गाइडलाइंस का अच्छे से पालन करेंगे। पूरा वीडियो देख करके आप अपना फोल्डर उसी तरह तैयार करिए और आपके सपोर्ट का मैं आकांक्षी हूँ कि अगर इसे आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और शेयर जरूर करें जिससे मेरा आगे आपको इसी तरह के वीडियोस में दे सकूं। यहाँ पर MJML 021 प्रैक्टिकल है। इसमें अधिकतर एडिटेड न्यूज स्टोरी आपको करनी होगी फॉर टीवी अबाउट लोकल एरिया, यानी आप लोकल एरिया के बारे में न्यूज एंकरिंग करते हुए एक वीडियो बनाना होगा और इसका सैंपल आपके अगली स्लाइड में आपको मिल जाएगा। एक वीडियो आप देखिए आगे। नमस्कार। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार प्रभात के साथ मैं राकेश कुमार शर्मा। तिरुवनंतपुरम के कोच्चिवली रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। सरकार और रेलवे इन दिनों तिरुवनंतपुरम के कोच्चिवली रेलवे स्टेशन पर मेहरबान है। रेलवे ने इस स्टेशन के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया है। इसके तहत कोच्चिवली स्टेशन का कायाकल्प करने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया है। तिरुवनंतपुरम स्टेशन में भीड़ को कम करने के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर स्थित है। इसे शुरू में 2005 में खोला गया था। इस स्टेशन के 2 प्रवेश द्वार हैं, पूर्व और पश्चिम। पूर्वी हिस्से में सैटेलाइट टर्मिनल है जहां से ट्रेनों का संचालन किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। कोच्चिवली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 और 3 का 53 मीटर विस्तार तथा प्लेटफॉर्म 4 और 5 का 64 मीटर तक विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त नए संकेत, दूरसंचार, फाइबर लाइन और यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। कोच्चिवली रेलवे स्टेशन पर अभी कार्य चल रहा है तथा काम पूरा होने पर कोच्चिवली में 6 प्लेटफॉर्म और 4 स्ट्रेबलिंग लाइनें उपलब्ध होंगी। साथियों, यहाँ पर एक रेडियो न्यूज बुलेटिन आपको तैयार करना होगा विद 3 साउंड बाइट्स, यानी आपको न्यूज बोलनी है, उसके बाद एक साउंड बाइट चलानी है। जो आपका रिपोर्टर फील्ड में है वो आपको बाइट्स देगा। इस तरह से 3 न्यूज के साथ 3 आपको बाइट्स चलानी होंगी। इसका सैंपल भी आगे दिया जा रहा है, आप इसे देखिए और उसी तैयारी के अनुसार अपना फोल्डर को आप तैयार करिए, अपना वीडियो बना लीजिएगा। नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जारी की। श्री मोदी ने कहा, बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय है। गृह मंत्री श्री अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश के गांव किवतू में वाइब्रेंट विलेजर्स कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की
6 दिन की युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा आज से शुरू। बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण आज से देश भर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं राकेश कुमार शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाघों से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या 3,167 हो गई है। श्री मोदी ने बाघों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की शुरुआत की है और बाघ परियोजना पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। उन्होंने कहा कि बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने मैसूरू में आज बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा कि देश के कई समुदायों में प्रकृति और बाघों के संरक्षण की संस्कृति है। पेश है एक रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री जी ने बाघ के जनसंख्या की जानकारी से जुड़े रिपोर्ट का अनावरण किया, जिसके अनुसार बाघ की जनसंख्या देश में 2018 और 22 के बीच 200 की बढ़ोतरी हुई है। 2010 में बाघों की संख्या 1411, 2014 में 2226, 2018 में 2967 और 2022 में 3167 रही। आज प्रधानमंत्री द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन भी हुआ, जिसके अनुसार 8 प्रकार के बाघ और शेरों की जाति से जुड़े जानवरों की रक्षा में वैश्विक सहयोग कायम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 75 वर्ष के अंतराल के बाद चीते का जन्म होना इस बात का प्रमाण है कि देश में जैव विविधता बढ़ रही है। एक रिपोर्ट। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। ये हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% पॉपुलेशन भारत में ही है। गृह मंत्री श्री अमित शाह आज 2 दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। श्री अमित शाह सीमावर्ती गांव किफ्तू में वाइब्रेंट विलेजर्स कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री किफ्तू में स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी के अंतर्गत राज्य सरकार की 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये पनबिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वालों को सशक्त बनाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कुल 4800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2967 गांवों की पहचान की गई है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। अमित शाह किबिथू में भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर्मियों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान सीमावर्ती जिलों के स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 11 अप्रैल को गृह मंत्री नमती मैदान में वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे।
साथियों, यहाँ पर एक टीवी स्टोरी करनी होगी ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। हमें एक टॉपिक दिया था, आपको कोई और भी टॉपिक मिल सकता है, पर आपको टीवी स्टोरी किस तरह करनी है इसका एक वीडियो सैंपल आपको दिया जा रहा है। आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा और अपना फोल्डर तैयार कर लीजिएगा। आप इसे पेन ड्राइव में भी दे सकते हैं और सीडी के अंदर, डीवीडी के अंदर भी दे सकते हैं। बेटर होगा आप एक पेन ड्राइव लेकर के जाइएगा साथ में, और पेन ड्राइव ही आप वहां पर दे दीजिएगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार शर्मा। आज विश्व जल दिवस है। जल के संरक्षण के महत्व से हम सभी परिचित हैं। आज हमारी चर्चा का शीर्षक होगा जल संरक्षण हमारा दायित्व ही नहीं, कर्तव्य भी है, क्योंकि जल ही है जीवन का आधार। जल है तो कल है, बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। हम हमेशा से सुनते आए हैं, जल ही जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल एक बहुमूल्य संसाधन है, या यूं कहें सभी सजीवों को जीने का आधार है जल। आप कह सकते हैं धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, तो जल की कमी कहाँ है? परंतु इसमें 97% पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी केवल 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। अब आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि 1% पानी में पूरी पृथ्वी के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण की तीव्र गति और बढ़ता प्रदूषण तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है। प्रतिवर्ष यह समस्या पहले के मुकाबले और बढ़ती जाती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं बस जैसे तैसे गर्मी का यह सीजन निकल जाए, बारिश आते ही यह पानी की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन जल संरक्षण के प्रति यही रवैया हमें उदासीन भी बनाता है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर के 75% से ज्यादा लोग पानी की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में 75% से ज्यादा लोग पानी की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाला यह विश्व जल दिवस महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि जल संरक्षण का संकल्प लेकर अन्य लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करने का दिन है। आज भी देश की एक बड़ी आबादी जल की उपलब्धता को सरकार की जिम्मेदारी मानकर फर्श चमकाने, गाड़ी धोने जैसे गैर जरूरी कार्यों में पीने के पानी का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार और हम सभी के लिए यह एक चिंता का विषय है। तो यहाँ इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको एक स्टोरी करनी होगी बाय यूजिंग स्टिल फोटोग्राफ्स विदाउट स्पोकन वर्ड विद बैकग्राउंड म्यूजिक। आप, इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ फोटोग्राफ्स का सिलेक्शन करना है। वो फोटोग्राफ्स अपनी स्टोरी स्वयं बयान करेंगे। आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक उसके अंदर देना है और वो फोटोग्राफ से कंप्लीट स्टोरी लगनी चाहिए। कोई भी एक स्टोरी आप बना सकते हैं, बेस्ड होना चाहिए, थीमेटिक स्टोरी होनी चाहिए। इसका सैंपल भी आपको दिया जा रहा है।
साथियों, इस टास्क के अंदर ये एक प्रैक्टिकल होगा जिसमें इंटरव्यू आपको कंडक्ट करनी होगी किसी सोशल वर्कर फॉर रेडियो, यानी आप इसे वीडियो फॉर्मेट में बना सकते हैं और ऑडियो फाइल के रूप में भी दे सकते हैं। बट क्योंकि ऑडियो फाइल कहीं कहीं उसमें प्ले नहीं होता है या कुछ का प्ले फॉर्मेट में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको ऑडियो और वीडियो दोनों ही देना होगा। वीडियो फॉर्मेट में इसको बना लीजिएगा, बट ये होगा फॉर रेडियो। एक ऑडियो फॉर्मेट में भी मैंने इसको अलग से तैयार कर दिया आपके सैंपल के लिए। आप दोनों फाइलें सबमिट कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव के अंदर। देखिए उस वीडियो को और ऑडियो को। नमस्कार, सुप्रभात। मैं राकेश कुमार शर्मा। आज समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। आज हमारे सैनिक बॉर्डर पर परिवार से दूर बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उनका समाज से जुड़ाव साल में उनकी छुट्टियों के दौरान ही हो पाता है। यही कारण है कि वायुसेना स्टेशन त्रिवेंद्रम में सैनिक कल्याण और सामाजिक कार्यों को देखने वाले जूनियर वारंट अफसर आनंद प्रकाश सिंह से आज हम वार्ता करेंगे और जानेंगे उनके अनुभव सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कैसे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया और इस बारे में हमसे बातचीत के लिए आप तैयार हुए। सर, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको वायुसेना में काम करते हुए कितना लंबा अनुभव है और कब से आप काम कर रहे हैं? मैं पिछले 35 वर्षों से सैनिक कल्याण एवं सामाजिक कार्यों को देख रहा हूँ। वायुसेना में आने से पहले समाज सेवा के बारे में आपने सबसे पहले कब सोचा? मुझे दूसरों की मदद करना शुरू से अच्छा लगता है। यही कारण है कि वायुसेना में मैं नौकरी करते हुए मुझे हमेशा यूनिट कल्याण अधिकारी के तौर पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिली। मैं सैनिक के जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ एवं स्वयं एक सैनिक होने के नाते उन चुनौतियों को अच्छी तरह समझता हूँ जो एक सैनिक अपने दायित्व पूर्ति एवं परिवार को संभालने के बीच सामना करता है। धन्यवाद। आप नौकरी के साथ साथ समाज या सैनिक कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। यह सब कैसा लगता है और इनके लिए आप वक्त कैसे निकाल पाते हैं? मेरा मानना है कि यह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। मैं हमेशा स्वयं को उन सैनिकों के बीच पाता हूँ जो या तो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर से पीड़ित हैं या फिर किसी पारिवारिक समस्या के कारण तनावग्रस्त हैं। याद रखिए, यह देश की सुरक्षा का सवाल है। यहाँ एक सैनिक का तन के साथ मन व मानसिक रूप से तनाव मुक्त होना जरूरी है। मैं शुरू से ही शराब के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने वाले एक परिवार के साथ बड़ा हुआ हूँ। मेरा मानना है कि मेरे सैनिक इन अवसादों से दूर रहें। मेरे जीवन में जो कुछ अनुभव है उनसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक सैनिक को तनाव मुक्त जीवन के लिए क्या करना चाहिए। धन्यवाद सर। सर, अब हमें बताइए कि सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? आज केंद्र सरकार सेना के साथ हर कदम पर है। आप अग्निपथ योजना के बारे में जानते होंगे। अभी हाल में ही शामिल अग्निवीरों को सरकार अच्छा वेतन, अच्छा वातावरण एवं एक योग्य नागरिक बनाने के लिए हर वो सुविधा दी जा रही है जो एक आम नागरिक के लिए शायद मुश्किल हो। बहुत ही अच्छा लगा सर जानकर। सर, अब हमें आप क्या बता सकते हैं कि सैनिकों का सामाजिक मेलजोल बना रहे, इसके लिए कैंपस में क्या क्या किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, एक सैनिक के लिए उसका कैंप या यूनिट एक परिवार से दूर दूसरा परिवार होता है। यहाँ सभी सैनिक सभी धर्मों के त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। हमारे यहाँ मासिक सैनिक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। साथ ही समय समय पर वायु सैनिक की पत्नियों का एक संघ अफवाह अपने कार्यक्रम करता रहता है। बिल्कुल सर, एक सैनिक के लिए सभी धर्मों के त्यौहार बड़े उत्साह से मनाने भी चाहिए। सर, अब हमें आप बता सकते हैं कि इस दौरान कभी ऐसा हुआ हो कि आपको जोखिम उठाना पड़ा हो? मैं काफ़ी व्यवस्थित आदमी हूं और अपने काम को पूरे मनोयोग से करता हूं। इसके साथ एक सैनिक एवं जोखिम का तो हमेशा साथ बना ही रहता है। हमारा वायु सैनिक आने वाली हर मुसीबत के लिए पहले से ही तैयार रहता है। जी सर, एक सैनिक पर हम सभी को गर्व होता है। एक सैनिक ही है जिसके भरोसे हम रात को आराम से सो पाते हैं। क्या आप हमको बता सकते हैं कि माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? और आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव आया है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए।
मैं एक सैनिक के नाते दोनों का समान महत्व दूंगा, क्योंकि जब आप सामाजिक रूप से कार्य करते हैं तो कभी एक माफ़ी आपकी ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखती है, तो कभी किसी को माफ़ करना सामने वाले की। वैसे भी भारतीय संस्कृति में माफ़ी मांगना और माफ़ करना दोनों का महत्व है। जी सर, बहुत बड़ी बात आज आपने एक मंत्र के साथ समझा दी कि माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों ही जिंदगी के एक पहलू हैं। सर, आगे हमें ये बता सकते हैं कि शोहरत एवं पैसे को सैनिक जीवन में आप कैसे देखते हैं? एक सैनिक का जीवन शोहरत एवं पैसे से काफ़ी दूर होता है। उसके मन में ये कभी नहीं होता कि लोग उसके बारे में जानें। वह अपने कर्तव्य पथ पर बिना कुछ सोचे आगे बढ़ता रहता है। यही कारण है कि वह समाज से काफ़ी दूर, परिवार से दूर अपनी ड्यूटी देता है। साथ ही हम सभी उसे एक परिवार की तरह ही महसूस कराते हैं। बिल्कुल सर, सैनिक का जीवन त्याग और बलिदान का जीवन होता है। आगे चर्चा को बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, सैनिक कल्याण के क्षेत्र में आपकी कोई विशेष उपलब्धि अगर आप बताना चाहें। मैं उपलब्धि के तौर पर मेरी 2 क्षमताओं को चुनूंगा जो हमेशा साथ चलती हैं। मेरी सहानुभूति और श्रवण कौशल। समाज सेवा के कार्य में बिना सहानुभूति के आप यह कार्य नहीं कर सकते। साथ ही आपको अपने सैनिकों की बात एक अच्छे श्रोता के रूप में सुननी आनी चाहिए। मैंने अपने सर्विस करियर में इन दोनों को तराशा है। यही कारण है कि मुझे इस काम के लिए चुना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता में आप क्या खोजते हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता को सहयोग के महत्व को समझ आना चाहिए। बिना सहयोग के मनुष्य पशुतुल्य है। सामाजिक कार्यों के मामले में योजना बनाना तथा कुछ मामले में कानून की जानकारी भी आवश्यक है। उसे समाज में अपनों की ज़रूरतों का आकलन एवं समाधान निकालना आना चाहिए। संकट सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन में एक अनिवार्य हिस्सा है। किसी भी भूमिका में मनुष्य से गलतियां होना लाजमी है। यही कारण है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को स्वयं पर भरोसा करना आना चाहिए। विनम्रता ही आपको इंसान बनाती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हमारे श्रोता भी आपकी बातों का लाभ उठा पाएंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए फिर से धन्यवाद। सेम प्रैक्टिकल ये ऑडियो फाइल है जिसे आप सुन सकते हैं और इसी तरीके से ऑडियो फॉर्मेट में भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये सेम वही इंटरव्यू है जो कि अभी ऊपर चला था। नमस्कार, सुप्रभात। मैं राकेश कुमार शर्मा। आज समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। आज हमारे सैनिक बॉर्डर पर परिवार से दूर बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उनका समाज से जुड़ाव साल में उनकी छुट्टियों के दौरान ही हो पाता है। यही कारण है कि वायुसेना स्टेशन त्रिवेंद्रम में सैनिक कल्याण और सामाजिक कार्यों को देखने वाले जूनियर वारंट अफसर आनंद प्रकाश सिंह से आज हम वार्ता करेंगे और जानेंगे उनके अनुभव सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कैसे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया और इस बारे में हमसे बातचीत के लिए आप तैयार हुए। सर, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको वायुसेना में काम करते हुए कितना लंबा अनुभव है और कब से आप काम कर रहे हैं? मैं पिछले 35 वर्षों से सैनिक कल्याण एवं सामाजिक कार्यों को देख रहा हूँ। वायुसेना में आने से पहले समाज सेवा के बारे में आपने सबसे पहले कब सोचा? मुझे दूसरों की मदद करना शुरू से अच्छा लगता है। यही कारण है कि वायुसेना में मैं नौकरी करते हुए मुझे हमेशा यूनिट कल्याण अधिकारी के तौर पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिली। मैं सैनिक के जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ एवं स्वयं एक सैनिक होने के नाते उन चुनौतियों को अच्छी तरह समझता हूँ जो एक सैनिक अपने दायित्व पूर्ति एवं परिवार को संभालने के बीच सामना करता है। धन्यवाद। आप नौकरी के साथ साथ समाज या सैनिक कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं। ये सब कैसा लगता है और इनके लिए आप वक्त कैसे निकाल पाते हैं? मेरा मानना है कि यह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। मैं हमेशा स्वयं को उन सैनिकों के बीच पाता हूँ
जो या तो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर से पीड़ित हैं या फिर किसी पारिवारिक समस्या के कारण तनावग्रस्त हैं। याद रखिए, यह देश की सुरक्षा का सवाल है। यहाँ एक सैनिक का तन के साथ मन व मानसिक रूप से तनाव मुक्त होना जरूरी है। मैं शुरू से ही शराब के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने वाले एक परिवार के साथ बड़ा हुआ हूँ। मेरा मानना है कि मेरे सैनिक इन अवसादों से दूर रहें। मेरे जीवन में जो कुछ अनुभव है उनसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक सैनिक को तनाव मुक्त जीवन के लिए क्या करना चाहिए। धन्यवाद सर। सर अब हमें बताइए कि सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। आज केंद्र सरकार सेना के साथ हर कदम पर है। आप अग्निपथ योजना के बारे में जानते होंगे। अभी हाल में ही शामिल अग्निवीरों को सरकार अच्छा वेतन, अच्छा वातावरण एवं एक योग्य नागरिक बनाने के लिए हर वो सुविधा दी जा रही है जो एक आम नागरिक के लिए शायद मुश्किल हो। बहुत ही अच्छा लगा सर जानकर। सर अब हमें आप क्या बता सकते हैं कि सैनिकों का सामाजिक मेलजोल बना रहे, इसके लिए कैंपस में क्या क्या किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, एक सैनिक के लिए उसका कैंप या यूनिट एक परिवार से दूर दूसरा परिवार होता है। यहाँ सभी सैनिक सभी धर्मों के त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। हमारे यहाँ मासिक सैनिक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। साथ ही समय समय पर वायु सैनिक की पत्नियों का एक संघ अफवाह अपने कार्यक्रम करता रहता है। बिल्कुल सर, एक सैनिक के लिए सभी धर्मों के त्योहार बड़े उत्साह से मनाने भी चाहिए। सर अब हमें आप बता सकते हैं कि इस दौरान कभी ऐसा हुआ हो कि आपको जोखिम उठाना पड़ा हो। मैं काफ़ी व्यवस्थित आदमी हूं और अपने काम को पूरे मनोयोग से करता हूं। इसके साथ एक सैनिक एवं जोखिम का तो हमेशा साथ बना ही रहता है। हमारा वायु सैनिक आने वाली हर मुसीबत के लिए पहले से ही तैयार रहता है। जी सर, एक सैनिक पर हम सभी को गर्व होता है। एक सैनिक ही है जिसके भरोसे हम रात को आराम से सो पाते हैं। क्या आप हमको बता सकते हैं कि माफी मांगना मुश्किल होता है या माफ करना और आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव आया है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। मैं एक सैनिक के नाते दोनों का समान महत्व दूंगा, क्योंकि जब आप सामाजिक रूप से कार्य करते हैं तो कभी एक माफी आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है तो कभी किसी को माफ करना सामने वाले की। वैसे भी भारतीय संस्कृति में माफी मांगना और माफ करना दोनों का महत्व है। जी सर, बहुत बड़ी बात आज आपने एक मंत्र के साथ समझा दी कि माफ करना और माफी मांगना दोनों ही जिंदगी के एक पहलू हैं। सर आगे हमें बता सकते हैं कि शोहरत एवं पैसे को सैनिक जीवन में आप कैसे देखते हैं। एक सैनिक का जीवन शोहरत एवं पैसे से काफी दूर होता है। उसके मन में ये कभी नहीं होता कि लोग उसके बारे में जाने। वह अपने कर्तव्य पथ पर बिना कुछ सोचे आगे बढ़ता रहता है। यही कारण है कि वह समाज से काफी दूर, परिवार से दूर अपनी ड्यूटी देता है। साथ ही हम सभी उसे एक परिवार की तरह ही महसूस कराते हैं। बिल्कुल सर, सैनिक का जीवन त्याग और बलिदान का जीवन होता है। आगे चर्चा को बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा, सैनिक कल्याण के क्षेत्र में आपकी कोई विशेष उपलब्धि अगर आप बताना चाहें। मैं उपलब्धि के तौर पर मेरी दो क्षमताओं को चुनूंगा जो हमेशा साथ चलती हैं। मेरी सहानुभूति और श्रवण कौशल। समाज सेवा के कार्य में बिना सहानुभूति के आप यह कार्य नहीं कर सकते। साथ ही आपको अपने सैनिकों की बात एक अच्छे श्रोता के रूप में सुननी आनी चाहिए। मैंने अपने सर्विस करियर में इन दोनों को तराशा है। यही कारण है कि मुझे इस काम के लिए चुना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता में आप क्या खोजते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता को सहयोग के महत्व को समझ आना चाहिए। बिना सहयोग के मनुष्य पशुतुल्य है। सामाजिक कार्यों के मामले में योजना बनाना तथा कुछ मामले में कानून की जानकारी भी आवश्यक है। उसे समाज में अपनों की जरूरतों का आकलन एवं समाधान निकालना आना चाहिए। संकट सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन में एक अनिवार्य हिस्सा है। किसी भी भूमिका में मनुष्य से गलतियां होना लाजमी है। यही कारण है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को स्वयं पर भरोसा करना आना चाहिए। विनम्रता ही आपको इंसान बनाती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हमारे श्रोता भी आपकी बातों का लाभ उठा पाएंगे। आपने हमें समय दिया उसके लिए फिर से धन्यवाद।
नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जारी की। श्री मोदी ने कहा, बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय है। गृह मंत्री श्री अमित शाह आज अरुणाचल प्रदेश के गांव किवतू में वाइब्रेंट विलेजर्स कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की 6 दिन की युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा आज से शुरू। बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण आज से देश भर में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं राकेश कुमार शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाघों से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या 3,167 हो गई है। श्री मोदी ने बाघों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की शुरुआत की है और बाघ परियोजना पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। उन्होंने कहा कि बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने मैसूरू में आज बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा कि देश के कई समुदायों में प्रकृति और बाघों के संरक्षण की संस्कृति है। पेश है एक रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री जी ने बाघ के जनसंख्या की जानकारी से जुड़े रिपोर्ट का अनावरण किया, जिसके अनुसार बाघ की जनसंख्या देश में 2018 और 22 के बीच 200 की बढ़ोतरी हुई है। 2010 में बाघों की संख्या 1,411, 2014 में 2,226, 2018 में 2,967 और 2022 में 3,167 रही। आज प्रधानमंत्री द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन भी हुआ, जिसके अनुसार 8 प्रकार के बाघ और शेरों की जाति से जुड़े जानवरों की रक्षा में वैश्विक सहयोग कायम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 75 वर्ष के अंतराल के बाद चीते का जन्म होना इस बात का प्रमाण है कि देश में जैव विविधता बढ़ रही है। एक रिपोर्ट। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। ये हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब 75% पॉपुलेशन भारत में ही है। गृह मंत्री श्री अमित शाह आज 2 दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। श्री अमित शाह सीमावर्ती गांव किवतू में वाइब्रेंट विलेजर्स कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री किवतू में स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी के अंतर्गत राज्य सरकार की 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये पनबिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वालों को सशक्त बनाएंगी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कुल 4800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2,967 गांवों की पहचान की गई है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। अमित शाह किबिथू में भारत तिब्बत सीमा पुलिस कर्मियों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान सीमावर्ती जिलों के स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 11 अप्रैल को गृह मंत्री नमती मैदान में वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे।
धन्यवाद साथियों, आपने पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपका सुझाव जरूर भेजें। और अगर किसी और तरह की मदद आप चाहते हैं कि आपको किसी विशेष एमएजीएमसी या पीजीजीएमसी करते वक्त आपको कोई और समस्या आ रही है जिस पर आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे लिखकर भेजिए, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। और अगर आपको फाइल में दिक्कत आ रही है बनाने में, किस तरह से आपको लिखना है, कंटेंट किस तरह तैयार करना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं वो भी आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक सुखद भविष्य की कामना करते हुए आशा करता हूं कि आप मेरा हौसला अफजाई जरूर करेंगे।